बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। एक दिन मैं मैनेजर के कमरे के पास से गुजरा तो मुझे अंदर से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं शक में पड़ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर रोज ही मैनेजर के कमरे से सिसकियों की आवाजें आने लगी। मैंने सोच लिया कि इस रात से पर्दा हटाकर ही रहूंगा। फिर एक दिन मैनेजर के आने से पहले ही मैं उसके कमरे में छुप गया और मैनेजर के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मैनेजर कमरे में आया तो लड़की भी खुफिया रास्ते अंदर दाखिल हो गई। और फिर दोनों। मेरा नाम तकी है। ये आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं एक लोहे की फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ ज्यादातर मर्द हजरात ही काम करते थे। लेकिन फिर भी कभी कभार किसी काम से औरतें भी आ जाया करती थीं। लेकिन पिछले एक महीने से ऐसा हो रहा था कि मैं जब भी मैनेजर के कमरे के पास से गुजरता, मुझे किसी के रोने और सिसकियों की आवाजें आती थी। कई दफा मैंने छुपकर देखना चाहा, मगर कोई भी राज हाथ न लग सका। आज भी मैं अपने काम में मसरूफ था, जब मुझे मैनेजर के कमरे से किसी लड़की की सिसकियों की आवाजें आने लगी। मेरे कान खड़े हो गए। वहां उस वक्त मेरे अलावा कोई और वर्कर नहीं था। मैं धीरे धीरे कदम उठाता उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उस कमरे में किसी भी मजदूर को जाने की इजाजत नहीं थी। आज भी अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाजें आ रही थी। वो रोते हुए न जाने क्या क्या कह रही थी। मुझे वाज़ेह अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे। मेरा चेहरा पसीने से शराबूर हो गया था। मैनेजर की आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था, मगर यूं बंद कमरे से आती आवाजें मुझे बेचैन कर रही थीं। वो लड़की ना जाने कौन थी, जो बेबसी से उस मैनेजर की मिन्नत समाजित कर रही थी। शोर की वजह से मुझे ये तो सुनाई नहीं दे रहा था कि दोनों के दरमियान गुफ्तगू क्या हो रही थी, लेकिन उस लड़की की सिसकियां न जाने क्यों मेरे अंदर एक हलचल मचा रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई दरवाजा खोल रहा है, इसलिए मैं फौरन वहां से भागकर दूसरे कमरे की तरफ हो गया, जहां से मैं ये नहीं देख सकता था कि बाहर निकलने वाली औरत कौन थी और कब वापस गई। मगर मेरा तजस्सुस अब बढ़ता जा रहा था। न जाने मैनेजर उस कमरे में ऐसा क्या करता था जो इस तरह की आवाजें आती थीं। फैक्ट्री में तो सब मर्द ही काम करते थे, कोई भी लड़की नहीं थी। फिर ये सब क्या था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैंने मैनेजर को फैक्ट्री से बाहर जाते देखा तो मेरे दिल में एक ख्याल आया और मैं फौरन उस खुफिया कमरे की जानब चला गया। खुशकिस्मती से दरवाजा लॉक नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोल दिया और कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे हैरत का झटका लगा। कमरा बिल्कुल खाली था। अंदर किसी लड़की का नामो निशान भी नहीं था। मैं सर झटक कर वापस मुड़ने लगा कि मेरे जूते के नीचे कोई चीज अटक गई। मैंने जब देखा तो एक पल के लिए साकत हो गया। वहां पर एक अंगूठी गिरी थी। मैं हैरान रह गया। मुझे लगा जैसे वो अंगूठी मैंने पहले भी कहीं देखी है, लेकिन कहाँ देखी है ये मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने आज से पहले भी ऐसी चीजों पर गौर नहीं किया था। मैंने वो अंगूठी अपनी जेब में रख ली और अपने काम में मसरूफ हो गया, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उस अंगूठी के गिर्द घूम रहा था। कुछ देर बाद ही मैनेजर हमारे पास आ गया और हमसे कहने लगा कि मेरे कमरे में कौन गया था। ये सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। वो मुझे ही देख रहा था। वो चलता हुआ मेरी ही जानब आ रहा था और मैं यूं बदहवास था जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। किसी भी मजदूर को मैनेजर के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। मैनेजर इस बात पर बेहद गुस्सा करता था और ये बात वो हमसे पहले भी बहुत बार कह चुका था कि उसके कमरे के आसपास भी उसे कोई नजर न आए। और मैं तो उसका कमरा अच्छी तरह से छान कर आया था, क्योंकि मुझे लगा शायद उसके कमरे में कोई लड़की है। मैं ये बात शक नहीं यकीन के साथ कह सकता था कि जो आवाजें मैंने सुनी थी वो किसी लड़की की थी। किसी भी लड़की के यूं रोने और सिसकने की आवाजें सुनकर एक बंद कमरे से मैं क्या गुमान कर सकता था? यही कि वो मैनेजर जरूर किसी लड़की की मजबूरी से गलत फायदा उठा रहा है। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बहन बेटी तो मेरी भी थी, इसलिए ऐसा कुछ सुन और सोचकर गुस्सा तो आता ही था। इसलिए मैं उस मैनेजर के कमरे में चला गया कि अगर कोई औरत मुझे नजर आ गई तो बॉस को सबूत के साथ इस मैनेजर के बारे में आगाह कर दूंगा। वो मैनेजर अच्छे किरदार का मालिक नहीं था। काफी मजदूरों से सुना था कि वो औरतों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। वो मैनेजर किसी दूसरे शहर से आया था और उसी फैक्ट्री में रहाइश पजीर था। अपने वर्कर्स के साथ काफी सख्त गिर था। वो मेरे सामने खड़ा हुआ तो मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। कुछ देर वो मुझे गौर से देखता रहा, फिर कहने लगा जरा तुम मेरे कमरे में आना। ये कहकर वो चला गया और मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई है।
मगर कैसे? मैं तो उसकी गैर मौजूदगी में गया था। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो अपनी कुर्सी पर बैठा था। कमरा काफी बड़ा था। कमरे में एक तरफ एक सिंगल बेड भी रखा हुआ था और उसी कमरे के अंदर एक खुफिया कमरा था जहां से उस लड़की की आवाजें आती थी। वो मुझे कहने लगा, जो अंगूठी तुमने जेब में डाल रखी है, शराफत से यहाँ मेरे सामने रख दो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे ये सब कैसे पता था? मेरे माथे से पसीना बह रहा था। वो मेरी हालत देखकर बोला कि मेरे कमरे में खुफिया कैमरा लगा हुआ है। ये सुनकर मुझे जोरदार हैरत का झटका लगा। वो शख्स मेरी सोच से ज्यादा चालाक था। मैंने जेब से वो अंगूठी कांपते हाथों से निकालकर उसके सामने रख दी। मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछने आया था। जब ये अंगूठी मेरे पांव से टकरा गई, इससे पहले कि मेरी तफ्तीश शुरू करता, मैंने खुद से वजाहत दे दी। वो कहने लगा कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरे कमरे की तलाशी ले रहे थे। आइंदा अगर मेरे कमरे में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गया। वो शख्स बहुत तेज था। मैं नहीं जानता था कि उसके कमरे में कैमरा लगा है। मैं जब वापस वर्कर्स के पास गया तो वो मुझ पर हंसने लगे। मुझे गुस्से में देखकर वो चुप हो गए, लेकिन मैं अपने आप में शर्मिंदा सा होकर रह गया। मुझे क्या जरूरत थी कि मैं उस मैनेजर के कमरे की तलाशी लेता। शाम को मैं घर आ गया। मेरी बीवी मुझे परेशान देखकर वजह पूछने लगी। मैंने कहा कि बस ज़हनी तौर पर परेशान हूँ। वो कहने लगी, तुम फिक्र क्यों करते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एक नज़र बीवी पर डाली, जो हमेशा अपनी मीठी बातों से मेरी सारी परेशानी दूर कर देती थी। हम सफर शायद ऐसा ही होता है, जो शोहर की हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा हो। मेरी बीवी भी ऐसी ही थी। हर मुश्किल घड़ी में मेरा हाथ थाम कर कहती कि तुम फिक्र क्यों करते हो, ये मुश्किल वक्त भी काट लेंगे। मैं बीवी के मामले में बहुत खुश नसीब था। मैं अभी बीवी के मुस्कुराते चेहरे को देख ही रहा था जब मेरी छोटी बेटी मेरे पास आकर मेरी गोद में बैठ गई। उसे देखकर तो मैं वाकई सारी परेशानी भूल चुका था। लेकिन शायद मेरी आजमाइश तो अब शुरू हुई थी, जब चंद दिन बाद ही वही अंगूठी मैंने अपनी बीवी के ड्रेसिंग दराज में देखी थी। मेरे होश उड़ गए थे। मेरा सर बुरी तरह से चकरा कर रह गया था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी बीवी तो बहुत पर्दादार और नेकसीरत औरत है। एक अंगूठी जैसी तो हजार अंगूठियां होती हैं। मैंने वो अंगूठी दोबारा दराज में फेंक दी। मेरा दिल फिर से बेचैन सा होने लगा था। मैं मरकर भी अपने घर की किसी औरत पर शक नहीं कर सकता था। पूरा दिन मैं इन्हीं सोचों में गुम, काम से फारिग होकर घर की जानब चला आया। जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी खाना बना रही थी और मेरी छोटी बहन मेरी बेटी को पढ़ा रही थी। मैंने कुछ सोचते हुए किचन का रुख किया और खामोशी से बीवी के चेहरे की तरफ देखने लगा। न जाने मैं क्या खोजना चाह रहा था। मुझे सोच में गुम देखकर बीवी पूछने लगी, तो मैंने बात को टाल दिया। मैं अभी भी कुछ गलत नहीं सोचना चाहता था। तभी बहन बोली कि भाई, कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है, मुझे 1500 रुपये चाहिए। हम सब सहेलियां मिलकर पार्टी करेंगी। बहन की बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान सा हो गया। अपनी जेब में हाथ डाला तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ 1200 मौजूद थे। उनमें से 800 मैंने बहन को दिए और कहा कि मेरे पास कितने ही हैं, तुम इन्हीं में गुजारा कर लो। मेरे वालिदैन इस दुनिया से चले गए थे। बहन के अलावा मेरा कोई भाई भी नहीं था, इसलिए मैं छोटी बहन की अपनी जेब के मुताबिक ख्वाहिशात पूरी कर देता। बहन के चेहरे पर नागवारी आई थी, जिसे मैं नजरअंदाज करके कमरे में जाने लगा। तभी बहन कहने लगी, यही अगर भाभी पैसे मांगती तो आपकी जेब से पैसों के अंबार निकलने थे। मुझे 800 देकर जैसे आप एहसान कर रहे हैं, रखें ये भी अपने पास। बहन पैसे मुझे देकर कमरे में जा चुकी थी। एक तो महंगाई, दूसरा कम तनख्वाह, फिर बीवी बच्चों के साथ साथ बहन के कॉलेज के अखराजात भी मैं अकेली जान कहाँ से पूरे करता। हालांकि बीवी ने कभी मुझसे पैसे मांगे ही नहीं थे, लेकिन फिर भी बहन के अंदर नंद वाले सारे औसाफ मौजूद थे। बीवी उसकी बातें इसलिए भी बर्दाश्त कर जाती कि माँ बाप के बगैर रहती है, इसलिए थोड़ी बदतमीजी कर जाती है। मेरी बीवी ने आज तक मुझे बहन की शिकायत नहीं लगाई थी। वो हर लिहाज से अच्छी थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कहीं न कहीं शक का बीज बो चुका था, जिसने मेरा सुख चैन छीन लिया था। अगले दिन मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था जब मुझे मैनेजर के चिल्लाने की आवाजें आईं। वो किसी को गुस्से में कह रहा था कि अगर तुम आज ना आई तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। मेरे साथ 3 और वर्कर भी मैनेजर की ये आवाजें सुन रहे थे। मुझे हैरानगी हुई, इतनी सख्ती से न जाने वो किससे बात कर रहा था। मैंने उन वर्कर से सवाल किया तो वो मुझे हैरत से देखकर हंसने लगे। उनका हंसना मैं समझ नहीं पाया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जानते हैं, एक मैं ही हूँ जो इन सब से बेखबर था।
वो अजीब सी नजरों से मुझे देखकर आपस में सरगोशियां करके कहके लगा रहे थे। आज फिर उस कमरे से रोने की आवाजें आ रही थीं। कोई लड़की बहुत रो रही थी, मगर मैनेजर उस पर चिल्ला रहा था। न जाने वो लड़की से क्या चाहता था, जो वो लड़की उसे देने से इनकार कर रही थी। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही थी कि उस मैनेजर का औरतों से गलत किस्म का ताल्लुक है। कोई भी वर्कर उस मैनेजर को अच्छा नहीं समझता था, लेकिन किसी ने भी उसकी डोर लगाने की कोशिश नहीं की थी। बस एक मुझे चैन नहीं था। पहले तो अपने खोजी मिजाज के बाइस उस मैनेजर की खोज में लगा रहता था, लेकिन अब बात कुछ और रुख ले गई थी। 2 घंटे बाद दरवाजा खुला और मैं वहां से दूसरी जानब जाकर छुप गया। मैनेजर के जाने के बाद मेरे कदम एक बार फिर उस कमरे की जानब बढ़े। कमरा वैसे ही खाली था। मुझे हैरत हुई, क्योंकि मैंने मैनेजर को अकेले इस कमरे से निकलते हुए देखा था। फिर वो लड़की कहाँ गई थी? मैंने एक नजर फर्श पर दौड़ाई तो मुझे कीचड़ ज़दा पैरों के निशान दिखाई दिए। मैं दिल में कई वसवसे लिए उस कमरे को बस बाहर से ही देखकर पलट आया, क्योंकि अंदर कैमरा लगा था। मेरे दिल में तो गोया आग सी जलने लगी थी। ऐसा कौन सा राज था जो मैं नहीं जानता था? उस शाम मुझे तनख्वाह मिलनी थी। मैं बोझल कदमों से मैनेजर के पास गया तो वो काफी खुश लग रहा था। मुझे देखकर बाकी सब वर्कर्स के सामने मेरे काम की तारीफ करने लगा, जो मेरे लिए हैरानकुन बात थी। और फिर मेरी तरफ मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। मैं ये देखकर दंग रह गया कि मैनेजर ने मेरी इस माह की तनख्वाह 2 गुना ज्यादा दी थी। मैं हैरत से मैनेजर को देखने लगा और बोला कि सर जी, ये तो मेरी असल तनख्वाह से भी 2 गुना ज्यादा है। मेरी बात सुनकर मैनेजर मुस्कुराया और कहने लगा, आखिर तुमने जो काम किए हैं वो भी तो बड़े हैं। उनके लहजे में न जाने क्या राज छुपा था कि मेरे पीछे मौजूद बाकी वर्कर्स हंसने लगे और तंजिया अंदाज में मेरी तनख्वाह के लिए मुबारकबाद देने लगे। तनख्वाह लेकर मैं दोबारा थोड़ा बहुत काम करने लगा। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तनख्वाह मेरी मेहनत के बदले नहीं, बल्कि किसी और ही बात की वजह से मिली है। मेरी मेहनत भी उतनी ही थी जितनी वहां बाकी वर्कर्स कर रहे थे। मैनेजर का एकदम से मुझ पर इतना मेहरबान होना और फिर बाकी वर्कर्स का इस तरह मुझ पर तंजिया मुस्कुराना मुझे कुछ गलत सोचने पर मजबूर कर रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी सहन में नल खोले अपने जूते धो रही थी। मैं उसके करीब गया तो मुझे देखकर वो चौंक गई और कहने लगी कि आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब, आप आज जल्दी क्यों आ गए? बीवी की परेशानी और उसके जूतों पर लगा कीचड़ देखकर मैं गंग सा रह गया। मैंने उसे पूछा कि तुम्हारे जूतों पर ये मिट्टी कहाँ से आई? वो फौरन बुखलाकर बोली कि ये साथ वाली गली में आज खत्म शरीफ था। मैं वहां गई थी तो रास्ते में कल शाम होने वाली बारिश की वजह से काफी कीचड़ था, इसलिए। आप बताएं, आपको तनख्वाह मिली है कि नहीं? बीवी के अल्फाज पर मैं दंग रह गया। उसे कैसे मालूम था कि आज मुझे तनख्वाह मिलनी थी? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, और सबसे अहम बात कि वो बहुत नेक सीरत और दीन को समझने वाली औरत थी। मगर अब मुझे जो अंदेशे जाहिर हो रहे थे, उसका मतलब और भी दिखाई दे रहा था। मैंने वो सारी तनख्वाह बीवी के हाथ पर रख दी। न जाने क्यों मुझे वो पैसे अपनी जेब में एक भारी पत्थर की मानिंद महसूस हो रहे थे। बहन भी वहीं मौजूद थी। जब उसने ये मंजर देखा तो गुस्से से बोली, कल मैंने पैसे मांगे थे तो नहीं निकले, और आज इतनी रकम भाभी के हाथ पर रख दी। बीवी ने फौरन वो रकम जाकर मेरी बहन को दे दी कि ये सब तुम रख लो। बहन ने भी पैसे रख लिए और गुस्से वाले अंदाज में कमरे से चली गई। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। एक रोज जब मैं काम से वापस आया तो मुझे मेरी बीवी कमरे में रोती हुई मिली। वो फोन पर किसी से बातें करते हुए रो रही थी। मैं वही खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगा। वो सिसकियां मेरे लिए नई नहीं थी। मेरा चेहरा एक पल में सफेद हो चुका था। मेरी बीवी फोन पर कह रही थी कि तुम मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारी इज्जत में भी कोई कमी नहीं आएगी। अगर तुमने ये कदम उठाया तो मेरा शोहर मुझे घर से निकाल देगा। बीवी के अल्फाज मेरे रोंगटे खड़े कर चुके थे। शायद मेरी बीवी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने फौरन अपने आंसू साफ कर दिए और मोबाइल कान से हटाकर छुपाने लगी। मैं बेजान वजूद से अंदर कमरे में आया और बीवी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो घबराकर बोली, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मैंने उसकी बात अनसुनी करके कहा, तुम किससे फोन पर बातें कर रही थी? मेरे सवाल पर वो हैरान रह गई और कहने लगी, किसी से भी नहीं, अम्मी की कॉल आई थी। वो मुझसे नजरें चुराकर बात कर रही थी। फिर वो घबराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन के बाद से मैंने नोट किया था कि मेरी बीवी काफी परेशान रहने लगी है। घर के कामों में भी उसका ध्यान नहीं रहता, अक्सर खोई खोई रहती। दूसरी जानब मेरी बहन बात बात पर उससे लड़ने लगती। मैं जब भी घर आता तो उसे यही शिकायत रहती कि भाभी रोजाना पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है।
मैं जब भी कॉलेज से वापस आती हूँ, भाभी घर में मौजूद नहीं होती। ना ही घर के काम में इनकी कोई दिलचस्पी रही है। ये बात तो मैंने भी महसूस कर ली थी कि मेरी बीवी घर पर तवज्जो नहीं दे रही थी। बहन की आए रोज की शिकायत और मैनेजर के कमरे से आती वो सिसकियों की आवाजें मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। अब तो रोजाना का मामूल ही बन चुका था। सारे वर्कर्स मुझे देखकर अजीब से जुमले कसने लगते, ऐसे तंज करते जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरा दिल चाहा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, मगर उस शाम जो मंजर मैंने देखा, उसे देखकर मेरी रूह लर्ज गई थी। मैंने सोच लिया था, हर वक्त की शक की अजियत सहने से बेहतर है कि मैं सच को अपनी आंखों से देख लूं। आज जब मैं काम पर आया तो 1 घंटे बाद ही मैनेजर से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। वो मान गया और मैं फैक्ट्री से बाहर निकल आया और दूसरे रास्ते से फैक्ट्री के अंदर दीवार को कूदकर दाखिल हुआ और छुपकर मैनेजर के खुफिया रहायशी कमरे की खिड़की खोलकर उसके अंदर चला गया। मुझे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां कैमरा लगा है या नहीं। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। उस वक्त मैनेजर खाना खाने फैक्ट्री से बाहर जाता था। मैं कमरे में आकर छुप गया। मुझे ये जानना था कि वो लड़की जिसके रोने और सिसकने की आवाजें आती हैं, वो आती कहाँ से है, क्योंकि बैरूनी दरवाजे से कोई भी लड़की मैनेजर के कमरे में नहीं जाती थी। कुछ देर बाद ही मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसके बाद कमरे की बत्ती रोशन हुई। वो मैनेजर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल कर रहा था। फिर वो एक लड़की को धमकियां देने लगा कि जल्दी से यहाँ पहुंचो, वरना वो उसे बदनाम कर सकता है। ये बात वो अच्छे तरीके से जानती है। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं दिल में दुआएं कर रहा था कि आने वाली मेरी बीवी ना हो, वरना मेरा घर यकीनन बर्बाद हो जाता। मेरा शुमार उन मर्दों में होता जो गैरत के नाम पर या औरत को मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। अगर मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई कर रही थी तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं रह सकता था। मैं छुपकर बैठा था। मैनेजर बार बार घड़ी पर वक्त देख रहा था। फिर कमरे में मौजूद अलमारी का दरवाजा खटका था। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी कि इस अलमारी में कोई खुफिया दरवाजा भी हो सकता है। मैनेजर उठा और उसने अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अंदर आने वाली के बुरके को देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। ऐसा बुरका बस एक ही औरत के पास था, क्योंकि ये एक मखसूस कपड़े और रंग का सिलवाया था, बाजार से खरीदा हुआ नहीं था। नहीं तो मैं ये समझ लेता कि ऐसे बहुत से बुरके होंगे। वो अंदर आते ही मैनेजर के आगे हाथ जोड़ने लगी थी। कहने लगी, खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मेरी जान छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मैनेजर हंसने लगा और कहने लगा, तुम जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ सकता। तुम कब से बहाने बना रही हो और मैं चुप हूँ। हर बार आकर रोने लग जाती हो और फिर वापस चली जाती हो। लेकिन आज मैं तुम्हें यूं नहीं जाने दूंगा। आज अगर तुमने मुझसे बहाना किया तो तकी को सब कुछ बता दूंगा और वो तुम पर शक करेगा। हो सकता है तुम्हें जान से ही मार डाले। लेकिन वो रोए जा रही थी। मैं उठकर खड़ा हो गया और उसके सामने आ गया। मुझे देखकर दोनों की रंगत उड़ गई। मैंने उस मैनेजर को बहुत मारा, इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गया और फिर बेहोश हो गया। फिर मैंने कहर आलूद नजरों से बीवी की तरफ देखा था, जो अब भी निकाब में थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसी अलमारी में बने खुफिया रास्ते से उसे बाहर ले गया। एक लफ्ज भी उसके मुंह से नहीं निकला था। मैं उसे घर ले गया और घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा मेरी बेटी ने खोला था। मैंने बीवी को अंदर लाकर जमीन पर जोर से पटका था। उसके मुंह से चीख निकली थी। फिर मैं किचन में गया और तेज धार वाला चाकू लेकर आ गया। बात मेरी गैरत की थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि इसे मार डालूंगा। जैसे ही मैं उस पर वार करने लगा तो वो चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर सामने कमरे से कोई निकलकर मेरे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं सांस लेना भूल गया। वो मेरी बीवी थी, जो मेरे और उस बुरके वाली के बीच आड़ बनी हुई थी। अगर मेरी बीवी मेरे सामने खड़ी थी तो उसका बुर्का पहने ये कौन थी। जब मेरी बीवी ने हकीकत बताई तो मेरे हाथ से छुरी गिर चुकी थी। मैं वहीं डह गया। उस लड़की ने अपना निकाब हटाया तो वो मेरी बहन थी। मेरी बहन उस मैनेजर की बातों में आकर फंस चुकी थी, लेकिन अब तक उसकी इज्जत महफूज थी। लेकिन वो मेरा एतमाद खो चुकी थी। मैंने उसकी तालीम छुड़वाई और 15 दिन में ही उसका निकाह अपनी बरादरी में कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा हाथ बहन को देखकर क्यों रुक गया। गैरत तो वो भी मेरी ही थी। मैंने उसका कत्ल क्यों नहीं किया, उसकी असल वजह ये थी जो मेरी बीवी ने मुझे बताई। वो मुझे बताने लगी कि एक दिन जब तुम वॉशरूम में थे तो तुम्हारे फोन पर तुम्हारे मैनेजर का फोन आया था, जो कि तुम्हारी बहन ने उठा लिया। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी बहन से कहने लगा कि तुम्हारी बाई ने फैक्ट्री में बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, जिसकी वजह से मैं उसे नौकरी से निकालने लगा हूँ। ये सुनते ही तुम्हारी बहन तुम्हारे मैनेजर के पास चली गई।
और फिर वहां उसके कमरे में जाकर रोने लगी कि प्लीज मेरे भाई को नौकरी से मत निकालना। लेकिन वो मैनेजर उसे धमकियां देने लगा और कहने लगा कि अगर तुम रोज यहाँ आया करोगी तो मैं उसे फैक्ट्री से नहीं निकालूंगा। इस तरह वो रोज मैनेजर से मिलने लगी और उसके पास जाकर मिन्नत समाजत करती रहती। मैनेजर ने एक खुफिया दरवाजा बनाया हुआ था जहाँ से वो लड़कियों को अंदर बुलाता था कि फैक्ट्री में किसी को शक ना हो। फिर एक दिन तुम्हारी बहन ने मुझे ये बात बताई कि मैनेजर कहता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो, नहीं तो तुम्हारे भाई को नौकरी से निकाल दूंगा, और अगर तुमने ये सब अपने भाई को बताया तो उसे जान से ही मार डालूंगा। मेरी बीवी बताने लगी कि ये सब तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए ही किया है, जो कि मैनेजर की धमकी में आ गई थी। और यही वजह थी कि सच सुनने के बाद मेरे हाथ उसे कत्ल करने पर रुक गए थे। मजीद इस तरह के सबक आमोज वाकयात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।